हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम एक इन्वायरमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को, अपडेट को कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि हिंदू में आर्टिकल आया है कि भारत में बेसिकली और पूरे वर्ल्ड में बेसिकली इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता बढ़ने वाली है साइक्लोन्स की, चक्रवातों की और खासकर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, जो एक बड़ी आपदा होते हैं। ध्यान रखें, ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट कराई है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ने। याद रखिए, ये जो रिसर्च है ये कोलैबोरेशन में है। यहां पे इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने और साइंस डिपार्टमेंट ने खासकर इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ने भी इसमें अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसा आप समझ पाएंगे कि इसमें एक्सपर्ट्स की टीम ने ये एनालाइज करा है कि भारत में लगातार और खासकर विश्व में भी लगातार चक्रवातों की जो तीव्रता है ये बढ़ने की संभावना है। अब इस चीज को हम समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इसका रीजन है और किस प्रकार से ये आगे एग्जीक्यूट होगा। याद रखें कि अगर आप अभी तक हमारे साथ P2I बैचेस में नहीं जुड़े हैं तो ये लास्ट टाइम है जब आप 2024 के लिए टारगेटेड बैच में आप पार्ट बन सकते हैं। और याद रखिए, इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो इसके पहले एनरोल कर ले। ध्यान दें, याद रखिएगा कि बेसिकली न्यूज क्या है और इस पूरी न्यूज को हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे और ये इस तरीके से समझेंगे कि आने वाले समय पर अगर एग्जामिनेशन में किसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएं। याद रखें, इसका रीजन बताया गया है बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को, अर्थात वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन को। इसे समझने के लिए पहले आप समझें कि एग्जैक्टली होते क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो याद रखिए, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये एक मैसिव साइज का एक वायुवीय संरचना होती है। और इसमें याद रखिएगा, इसका जो सेंटर होता है, मैंने यहां पर इसे बना रखा है, ध्यान से देखें। याद रखें, इसका जो सेंटर होता है ये लो प्रेशर सेंटर होता है। और लो प्रेशर हमने पढ़ रखा है, याद रखें, हवाएं जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। याद रखिए कि जो हवाएं हैं इसके सेंटर के टुवर्ड्स जाएंगी। नदर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज, माफ कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज, तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जो है मैनर में मूव करती हैं। अब यहां समझिएगा कि जिस भी स्थान पर और क्यों ये इंटेंसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, इसे समझने के लिए याद रखें कि वो सागरीय क्षेत्र जहां पर समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, उन स्थानों पर ये चक्रवात सामान्यतः विकसित होते हैं। ये याद रखिए कि जहां पर भी ITCZ का मूवमेंट होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का, जहां पर भी गमन होता है ये उस स्थान पर होते हैं। और याद रखें, जिस स्थान पर आपको कोल्ड वाटर करंट अर्थात ठंडे पानी की जलधाराएं दिखाई देती हैं, वहां पर इनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता कम हो जाती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको अपने माइंड पर सेटल डाउन रखनी होगी कि 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए है हमें ओशंस में अर्थात सागरों में। ITCZ चाहिए है। अगर कहीं पर जाता है ITCZ तो वहां पर साइक्लोन की तीव्रता बढ़ सकती है। इसके अलावा ठंडी जलधारा की उपस्थिति अगर होती है, उस कंडीशन पे ये जो चक्रवात हैं ये कम हो जाते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से बढ़ते हैं हम इस ओर कि एग्जैक्टली साइक्लोन्स होते क्या हैं। तो याद रखें कि लो प्रेशर का सेंटर है अर्थात निम्न वायुदाब का केंद्र है और पवनें निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रवाहित होने के पश्चात ये ऊपर की दिशा में जाती हैं। और याद रखिए, इतनी ज्यादा अगर गर्मी हो कि पवनें सीधे ऊपर जाएं और ऊपर जाने के बाद उनके शीतलन की क्रिया प्रारंभ हो, फॉर्मेशन हो क्लाउड्स का अर्थात मेघों का निर्माण हो, और मेघों के निर्माण के पश्चात वर्षा ना होकर वो जो हवा ऊपर आ रही है वो हवा जो है वो क्लाउड्स को, मेघों को साइड करती जाए, तो यहां पर मेघों के इकट्ठा हो जाने से जो नीचे का जल है वो और भी ज्यादा तेजी से गर्म होना प्रारंभ होगा। और याद रखिए, इस स्थिति में जब नीचे हीट ट्रैप हो जाती है, यहां पर जो है क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और याद रखिए नीचे जो हीट ट्रैप हो जाती है वो हीट कहलाती है संघनन की गुप्त ऊष्मा, या मैं कहूं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। अब याद रखें कि जब कभी तापमान बढ़ेगा इन चक्रवातों की तीव्रता बढ़ेगी। अब जैसा आपने समझा अभी कि चूंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण सामान्य तौर पर तापमान बढ़ता ही है, तो इस स्थिति में आप पाएंगे कि चक्रवातों की तीव्रता भी बढ़ती है। ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। याद रखें, जो रिसर्च है उस पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। याद रखिए कि एक सामान्य लहजे पर अगर आपको समझना हो तो साइक्लोन लो प्रेशर का सेंटर होता है। ये सेंटर जो है मूव करता है वन टू अनदर डायरेक्शन।
अब यहां ध्यान देने योग्य है कि हवाएं ऊपर की दिशा में जाएंगी और रिस्पॉन्सिबल होंगी साइक्लोनिक हिट के लिए। ध्यान देने योग्य यह बात भी है, याद रखें अगर यह साइक्लोन चलते हुए किसी स्थलखंड से टकरा जाए तो इसका जो सेंटर है इसे कहा जाता है बेसिकली आई। तो याद रखिएगा ये जो आई है, अगर ये आई टकरा जाए, ये आंख टकरा जाए स्थलखंड से, तो ये साइक्लोन बेसिकली समाप्त हो जाता है। कारण क्या है? जो मैंने अभी बताया आपको, संघनन की गुप्त ऊष्मा अगर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन समाप्त कर दी जाए तो आप पाएंगे कि चक्रवात समाप्त हो जाता है। आपने खासकर कुछ वेस्टर्न मूवीज में देखा होगा जहां आप पाएंगे कि जब कभी कोई चक्रवात पे जहाज प्रवेश करता है तो उसमें दिखाया जाता है इस प्रकार से कि उस जहाज ने साइक्लोन के अंदर प्रवेश करा और जैसे उसे केंद्र में पहुंचा उसे पूरा आसमान जो है वो क्लियर दिखाई देता है। याद रखें ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बेसिकली आई की होती है, उसके केंद्र की होती है। अगर ये स्थलखंड से टकरा जाता है तो संघनन की गुप्त ऊष्मा समाप्त हो जाती है और ये चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। अब आइए समझें कि ये चक्रवात क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं या क्यों ये कहा गया कि चक्रवात आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तो यहां ध्यान दें कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अर्थात वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ग्रीन हाउस गैसेस अर्थात वो गैसेस जो हीट को ट्रैप करती हैं, इनका एनवलप, इनका एक आवरण पृथ्वी के चारों ओर बन रहा है। अब यह सामान्यता होता ही है, पर जब हम अतिरिक्त गैसेस निकालते हैं तो इसके कारण यह आवरण जो है चारों ओर एक्स्ट्रा कवर देने से जो सूर्य से आने वाला ताप है उसे पृथ्वी से बाहर जाने से रोक देता है। इससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। अब इसका एक प्रभाव यह होता है, याद रखिएगा, कि जो हिमनद होते हैं, हिमनद का मतलब होता है जो ग्लेशियर्स होते हैं, याद रखिए ये ग्लेशियर्स मेल्ट होना प्रारंभ करते हैं और कुछ इस प्रकार से नदियों के रूप में ये जल जो है लगातार सागरीय स्थान पर आता है और इससे सागर का जल स्तर बढ़ेगा। एक चीज तो ये सिंपल सी बात है कि सागर का स्तर बढ़ेगा और याद रखिए सागर का स्तर बढ़ेगा, इसका अर्थ यह है कि जो तटीय क्षेत्र है वो डूबते जाएंगे। इस प्रभाव को अपने दिमाग पर याद रखें और बेहतर तरीके से प्रिंट करें कि जो लो हाइट की कंट्रीज हैं या जिनकी सी लेवल से ऊंचाई ज्यादा नहीं है, जैसे मॉरिशस हो गया या इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हो गए, इस प्रकार के देशों की समस्या बड़ी होती जाएगी। कारण क्या है? ये देश धीरे धीरे करके पानी में डूब जाएंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो मॉरिशस, मालदीव्स, इन्होंने जो है वो अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में द्वीपों को खरीदना प्रारंभ कर दिया है। कारण क्या है कि आने वाले दशकों में हम देखेंगे कि ये द्वीप जो है पानी में चले जाएंगे तो अन्य स्थान पर उन्हें सेटलमेंट करना होगा। इसे समझिएगा कि लंदन हो, पेरिस हो या हमारा चेन्नई हो या कलकत्ता हो या बड़े बड़े वो शहर जिनका नाम आप जानते हैं वैश्विक केंद्र के रूप में, वो सारे स्थान ध्यान से देखें, ये सारे के सारे जो है वो तटीय क्षेत्र में आते हैं और ये सभी जलमग्न हो जाएंगे अगर इसी प्रकार से क्या बढ़ता रहे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अब इससे चक्रवात कैसे बढ़ेंगे? तो इसे कनेक्ट करने के लिए याद रखें कि जब कभी तापमान बढ़ेगा तो याद रखिए तापमान बढ़ने के कारण आप पाएंगे कि सागरों का तापमान भी बढ़ेगा। अब सागरों का तापमान बढ़ेगा, यहां तक कहानी कुछ समझ में आती है, पर याद रखें कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आप पाएंगे कि ये जो स्थलखंड है, यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये साउथ अमेरिका का डायग्राम है। याद रखें यहां जो स्थलखंड आपको दिखाई दे रहा है ये गर्म होने के पश्चात अपनी हीट किसे ट्रांसफर करता है? स्थलखंड जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। समझिएगा इस चीज को कि वो स्थलखंड जो जल्दी ही गर्म होगा वो अपनी हीट ट्रांसफर करेगा, अपनी जो तापमान है, अपनी जो ऊष्मा है उसे ट्रांसफर करेगा और ये ऊष्मा ट्रांसफर होने के पश्चात ये तापमान बढ़ाती है किसका? सागरों का। तो याद रखें सागर दो तरीके से गर्म होंगे। एक सीधा सीधा जो सौर विकिरण आ रहा है, सोलार रेडिएशन आ रहा है, जो इंसोलेशन आ रहा है, उसके कारण जो है वो सागर गर्म होंगे। इसके अलावा एक डायमेंशन और है, याद रखिए कि स्थलखंडों के गर्म होने से उनकी जो तापमान का ट्रांसफर होगा, उनकी जो हीट का ट्रांसफर होगा, उससे भी सागर गर्म होंगे। अब यहां समझिएगा हिंद महासागर के बिल्कुल सेंटर पे या पैसिफिक या मैं कहूं प्रशांत महासागर के बिल्कुल केंद्र में कोई साइक्लोन आ जाए तो क्या हमें इससे बहुत समस्या होने वाली है? आंसर इज नो। अगर कोई साइक्लोन बनता है, बनकर वो खत्म हो जाए, स्थलखंड को टच ही ना करे, तो क्या इससे मानवों को कोई समस्या होगी? आंसर इज नो। पर याद रखें कि यहीं पर आते हैं स्थलखंड। याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये भी गर्म होंगे और ये भी अपनी हीट ट्रांसफर करेंगे किसे? सागरों को। और याद रखिए सागरों को जब ये हीट ट्रांसफर होगी तो सागर जो स्थलखंड के पास हैं वो ज्यादा गर्म होंगे।
स्थल खंड में मानव रहते हैं और उन्हीं के पास जो है सागरीय क्षेत्र में निर्मित होंगे साइक्लोन। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। याद रखें, केवल तापमान बढ़ने से समस्या नहीं है, समस्या यह है कि स्थल खंडों के पास की जल राशि का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। अब यहां समझिएगा कि ये एक रीजन हुआ, इसके अलावा एक रीजन ये भी है। याद रखें कि जिस स्थान पर ITCZ होता है, खासकर वो क्षेत्र जो 5 to 5 अर्थात 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ इसके बीच में नहीं आते, ट्रॉपिकल साइक्लोन उन क्षेत्रों में ज्यादा हिट करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उन क्षेत्रों में ज्यादा हिट करते हैं। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से याद रखें कि जहां जहां ITCZ की ये बेल्ट मैंने ड्रॉ कर रखी है, याद रखिए उस स्थान पर साइक्लोन ज्यादा आते हैं। पर यह भी याद रखिएगा जो ITCZ की बेल्ट है ये कभी भी उन स्थानों पर ज्यादा एक्टिव नहीं होती जहां पर कोल्ड वाटर करंट है, अर्थात ठंडे पानी की जलधारा है। अब इसे बहुत इजीली आप समझ पाएंगे कि साइक्लोन बनता कहां है, जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। अब अगर किसी स्थान पर कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, ठंडी जलधारा आ जाए, ये जलधारा कौन सी है, साउथ अमेरिका के केस में ये हम्बोल्ट है। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। ये जो हम्बोल्ट हैं ये गुरु थे, ये टीचर थे चार्ल्स डार्विन के, जिन्होंने मानव के उद्विकास द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में बुक लिखी थी। ह्यूमंस मंकीज से बिलोंग करते हैं, ये बताया था किसने, चार्ल्स डार्विन ने। उनके टीचर थे बेसिकली हम्बोल्ट। और याद रखिए ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेज़न रिवर बेसिन को जो है उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा से पार करा था। इनकी बुक लिखी गई थी जिसे लोगों ने जला दिया था। इसमें उन्होंने मेंशन करा था, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर मानव पृथ्वी पर मानव की तरह कंटिन्यू रहना चाहता है तो उसे कभी भी अमेज़न के जंगलों के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब इसी प्रकार से आपको यहां पर हम्बोल्ट करंट दिखाई देगा, इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर ठंडी जलधारा दिखाई देगी। इस जलधारा को जो है काफी पॉपुलर जलधाराओं में से एक माना जाता है। ये कैलिफोर्निया की जलधारा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पर कैनेरी जलधारा है। याद रखें यहां पर कैनेरी द्वीप आते हैं जो बेसिकली स्पेन का पार्ट है, उसके नाम पर इसे कैनेरी जलधारा कहा गया। इसी प्रकार से यहां आपको एक करंट दिखेगा और इस स्थान पर आपको जो है वो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट दिखाई देता है। अब जिस जिस स्थान पर ठंडी जलधाराएं आएंगी उन स्थानों पर आपको जो है मरुस्थल दिखेंगे और साइक्लोन की इंटेंसिटी कम दिखेगी। अब यहां याद रखिए कि ये जो साइक्लोन्स हैं, ये जो चक्रवात हैं, ये चक्रवात किसी एरिया को जब हिट करते हैं तो यहां पर एक मैनर होता है। इस चीज को समझिए ध्यान से कि चूंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, स्थल खंड भी गर्म होंगे, स्थल खंड से जो कनेक्टेड सागर है वो भी गर्म होंगे, और जब वो गर्म होंगे तब के केस में साइक्लोन ज्यादा आएंगे। लेकिन क्या साइक्लोन सारी दुनिया में एक जैसे वितरित है? आपको एक चीज आश्चर्यचकित कर देगी अगर मैं आपसे कहूं कि साइक्लोन के जो नाम हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में से विली विली कहा जाता है, इंडिया में से चक्रवात कहा जाता है, यूएसए में से हरिकेन कहा जाता है। इसी प्रकार से यहां आप आएंगे तो जापान और चाइना वाले पार्ट में इसे टाइफून या ताइपे भी कहा जाता है। और ये जो अलग अलग नाम हैं, ये नाम आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा ये उन्हीं स्थानों पर रखे गए हैं जहां पर आपको ठंडी जलधारा नहीं दिखाई देती। याद रखिए कि जिन स्थानों पर ठंडी जलधारा नहीं आती उन स्थानों पर ये साइक्लोन ज्यादा हिट करते हैं। अब इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये साइक्लोन इन स्थानों पर विशेषकर बनते हुए दिखाई देते हैं और ये हिट भी करते हैं। अब यहां समझने योग्य बात है कि जहां ठंडी जलधारा नहीं है वहां पर ये साइक्लोन ज्यादा एक्टिव है। और ये भी याद रखिएगा कि जो साइक्लोन है इनकी ट्रैवलिंग किस दिशा में होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनमें हवाओं की दिशा केंद्र की ओर प्रवेश करने के लिए ये हमेशा उत्तरी गोलार्ध में, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। पर ये याद रखिए कि कोई सा भी गोलार्ध हो, जो चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इसे कुछ इस तरीके से समझिएगा। अगर मैं ड्रॉ करूं, ये है हमारी पृथ्वी, तो याद रखें कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये चक्रवात बेसिकली ओरिजिनेट होने के बाद, बनने के पश्चात, याद रखिएगा ये कौन सी दिशा में जाते हैं? ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। क्लियर? यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं। इसका कारण क्या है? तो याद रखिए इसका मुख्य कारण बेसिकली है यहां चलने वाली ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें। अब इसको ध्यान से देखिए
कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण आप पाएंगे कि साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ये साइक्लोन हिट कहां करेंगे, ये टकराएंगे कहां, किस क्षेत्र में विध्वंस लाएंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा कि साइक्लोन बेसिकली हिट करेंगे हमारे पूर्वी घाट को। कारण क्या है? कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला साइक्लोन, याद रखिए, जब पश्चिम की दिशा में जाएगा तो ये पूर्वी घाट से टकराएगा। लेकिन याद रखिए, वो साइक्लोन जो अरब सागर में बनेगा, वो अरब सागर में बनने के बाद भी भारत से नहीं टकराएगा। ये हिट करेगा किस स्थान पे? ये हिट करेगा आपको अरब के देशों में, अरब प्रायद्वीप में आने वाले राष्ट्रों में। अब यहां समझिए एक बात और, आपने कभी कभार न्यूज में जरूर सुन रखा होगा कि गुजरात में साइक्लोन ने हिट करा, गुजरात में बेसिकली आया चक्रवात। इसका कारण क्या है? तो ध्यान से समझिए कि मैंने जो इंफॉर्मेशन आपको दी कि चक्रवात जो है ये पूर्व की दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर चलते हैं, ये आधी इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर अवश्य चलते हैं, परंतु इनमें एक उत्तर की ओर टर्न भी होता है, अर्थात ये इस दिशा में ना चल के बेसिकली इस दिशा में चलते हैं, अर्थात चलते समय थोड़ा नॉर्थ के साइड टर्न लेते हैं। अब यहां याद रखिए, यहां पर निर्मित जो साइक्लोन है, अगर ये थोड़ा नीचे बना होता तो आप पाएंगे कि साइक्लोन ऊपर की दिशा में जाएगा और ऊपर की दिशा में जाने के बाद हमारे पश्चिमी घाट के समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और फिर जाकर ये हिट करेगा किसे? गुजरात वाले क्षेत्र को। तो याद रखिए कि गुजरात में हिट करने वाले साइक्लोन भी, चक्रवात भी आपको दिखाई देते हैं किस स्थान से? ये दिखाई देते हैं बेसिकली बंगाल की खाड़ी से। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए इस न्यूज के रिगार्डिंगली इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखिएगा कि आने वाले समय में इनकी तीव्रता तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये हिंदू में आर्टिकल है, ये बेसिकली वर्ल्ड रिसर्च भी है। इसे समझें कि आने वाले दशकों में ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा जरूरी होगा, और एक अवेयर सिटीजन के फॉर्म में, एक जागरूक नागरिक के फॉर्म में आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके देश के साथ, आपकी पृथ्वी के साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, रिसेंट में वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रही हैं। आई थिंक आपको ये सीरीज, ये करंट अफेयर के आर्टिकल्स, वीडियोस ये पसंद आ रहे होंगे। अपने कमेंट लीव करें कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसी पैटर्न में, इसी तरीके से जो करंट न्यूज़ है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर सिक्योरिटी की, इन न्यूज़ को कवर करना चाहते हैं इसी तरीके से, तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम इसी प्रकार से नए नए वीडियोस आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।